क्या आपको लगता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे दिन कोडिंग ही करते रहते हैं? गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो अपने डेली रूटीन में क्या क्या काम करते रहते हैं, उनकी क्या क्या टास्क होते हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। अभी आपको भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे दिन बैठ के कोड ही कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आपको भी ऐसा लगता था? नहीं। इस वीडियो में हम ओवरऑल बात करने वाले हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो अपनी पूरी डेली जो उनका डे रूटीन होता है उसमें क्या करते रहते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो या फिर तो रिमोट वर्क कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उनके दिन की शुरुआत कैसे होती है। भले आप एक एमएनसी में काम कर रहे हो या फिर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो, आपके दिन की शुरुआत होती है डेली स्टैंड अप मीटिंग से। अभी डेली स्टैंड अप मीटिंग होती क्या है, उसमें क्या डिस्कशन होता है? डीएसएम में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या काम किया, आज हम क्या काम कर रहे हैं, या फिर तो कोई ब्लॉकर है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर थिंग की वजह से हम हमारे काम को कंटिन्यू करने में ब्लॉक्ड है। डीएसएम में हम अपडेट कैसे देते हैं वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। लेट्स से मैं एक वेब एप्लीकेशन पे काम कर रही हूँ, तो अभी मेरा स्टेटस कैसे होगा कि मैं कल जो लॉगिन मॉड्यूल पे काम कर रही थी, आज मुझे उसका ओटीपी फीचर डेवलप करना है। मुझे अभी तक डिजाइन टीम से उसका यूआई नहीं मिला है, तो मैं उसकी वजह से ब्लॉक्ड हूँ मेरे काम में कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसे आप ये सब अपडेट देते हैं तो पूरी टीम उस मीटिंग में होती है, तो वहां पे पता चलता है कि हाँ अभी किस पर्टिकुलर टास्क पे काम हो रहा है और कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसीज और उसके रिजोल्यूशन वो सब इसमें डिस्कस होते रहते हैं। आते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि है कोडिंग, जो कि आप लोग भी मानते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ बैठ के कोड करते रहते हैं। कोडिंग है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर काम होता है। इसमें उनको कोड लिखना होता है, बग फिक्स करना होता है, नए नए फीचर्स इंप्लीमेंट करने होते हैं, अदर टीम्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें काम कैसे मिलता है। बहुत सारे टूल्स होते हैं। बेसिकली कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमारा डायरेक्ट क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेशन होता है, तो वो टीम्स या स्काइप पे हमें डायरेक्ट चैट में ही अपना टास्क, डेली बेसिस के टास्क देते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टास्क पे काम करना है। या फिर तो मीटिंग्स में डिस्कशन होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर कर देते हैं। बट ये बहुत थोड़ा इनफॉर्मल वे है। अगर हम फॉर्मल वे की बात करें तो जैसे कि टूल्स होते हैं, जैसे जीरा हो गया, आसाना हो गया, कैनबेन हो गया, तो वहां पे पर्टिकुलर स्टोरीज क्रिएट होती है। जो स्ट्रक्चर है, वो हायरार्की है, वो कैसे होती है? एक फीचर होता है, फीचर ओवरऑल एक मॉड्यूल आप बोल सकते हो। उस फीचर के अंदर स्टोरीज होती है। अभी स्टोरीज के अंदर डिवाइड होता है कि एक मॉड्यूल पे काम करना है, इस मॉड्यूल में ये फंक्शनैलिटीज चाहिए। अब जो स्टोरीज होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं सेपरेट, कि हाँ इस स्टोरी में मुझे स्टेप बाय स्टेप ये टास्क करने हैं। तो इस तरीके से जीरा पे एक प्रॉपर एक जो टिकट होती है वो सब मेंशन होती है। एंड देन फिर हम उनके स्टेटस अपडेट करते रहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्टोरी हमने स्टार्ट की है उस पे पहले तो हम वो कमिटेड स्टेट में होती है कि हमने उस पे एनालिसिस कर लिया है, प्लानिंग कर लिया है, कैसे क्या रिक्वायरमेंट है, कोई उस पे डिपेंडेंसी किसी और दूसरे टीम की डिपेंडेंसी तो नहीं है, वहां पे कोई ब्लॉकर तो नहीं है। तो ये सब हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद में जब स्प्रिंट स्टार्ट होती है तब हम वो स्टोरी पे एक्चुअल काम स्टार्ट करते हैं। एंड देन उसका जो टिकट का जो स्टेटस है वो मूव कर देते हैं कमिटेड स्टेटस से इन प्रोग्रेस में। टिकट मिलने के बाद में हमें करना होता है कोड। तो कोड करने के लिए हम किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम कोड करते हैं, तो बहुत सारे टूल है। जैसे जनरली यूज होता है वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें आप पाइथन एज अ पाइथन डेवलपर भी काम कर रहे हो, जावा, सी शार्प, अभी तो डॉट नेट कोर का भी हम प्रॉपर पूरा काम वीएस कोड के अंदर ही कर सकते हैं। तरीके से बहुत सारी आईडीज होती है जहाँ पे हम कोड करते हैं, उस फीचर को पर्टिकुलरली डेवलप करते हैं। तो अब मैं कुछ रियल एग्जांपल दूं कि मैं कैसे एक काम होता है। से फॉर एग्जांपल मुझे एक रीसेट पासवर्ड का फीचर बनाना है। तो अभी रीसेट पासवर्ड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक फ्रंट एंड चाहिए जहाँ पे मुझे यूआई दिखेगा, जहाँ से यूजर रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके एक वहाँ पे जो भी फॉर्म होगा उसको फिल करेंगे। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी अब बैकएंड में होगी एक एपीआई, एक वेब एपीआई कॉल कर रही होगी। जब हम रीसेट पासवर्ड पे सब जो भी डिटेल है वो सब सबमिट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे या रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या वैलिडेशन परफॉर्म होने चाहिए, तो ये सब टास्क के लिए हम एक बैकएंड एपीआई कॉल करेंगे। एंड देन ये जो भी वैलिडेशन है वो दो टाइप के लगेंगे, क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, एक सर्वर साइड वैलिडेशन। तो ये सब हम परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को कनेक्ट करना रहेगा। तो ये बेसिकली आप मान सकते हो कि इस टाइप के टास्क सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी डेली रूटीन में करते रहते हैं।
अब बात आती है टेस्टिंग की। तो सिर्फ कोड लिखना ही काफ़ी नहीं है, जो भी कोड हमने लिखा है अभी हमें उसको टेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे यूनिट टेस्ट केसेस भी मतलब टेस्ट केसेस भी आने चाहिए, जैसे यूनिट टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गई, मैनुअल टेस्टिंग। तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्यूए होता है, डेफिनेटली नो डाउट हर एक टीम में क्यूए होता है, बट एज ए डेवलपर भी हमें ये सब आना चाहिए, क्योंकि जो आजकल मोस्टली क्यूए होते हैं वो ऑटोमेशन टेस्टिंग पे फोकस करते हैं। तो उससे पहले की जो लेयर्स है उन पे हमें काम करना होता है, लाइक यूनिट टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आता क्या है कि जैसे एक टीम है वो एक मॉड्यूल पे काम कर रही है, अभी दूसरी टीम है दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रही है, बट उन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है एक जगह पे। तो अब हमने मतलब इंटीग्रेट करने के बाद उसमें कुछ इश्यू तो नहीं आया है, या फिर मान लो कि ऑलरेडी 2 एप्लीकेशन कनेक्टेड है, मैंने एक एप्लीकेशन पे काम किया, तो अभी वो जो चेंजेस मैंने किए वो दूसरे उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इफेक्ट तो नहीं कर रहे। तो ये सब टेस्टिंग हमें अपने डेवलपर लेवल पे ही करनी होती है। अब बात आती है कि अगर मान लो कोई बग आती है या फिर हमने कोई फीचर डेवलप किया, अब हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और हमें बग मिलती है उसके अंदर कि हमारा फीचर काम नहीं कर रहा। तो सेम तो लेट्स से मैंने एक फीचर बनाया लाइक ओटीपी फीचर, तो अभी ऐसा है कि एक्सपायरी टाइम पे ओटीपी काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में मतलब मुझे डिबग करना पड़ेगा कि इशू क्या है। तो उसके लिए क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लॉग चेक कर सकते हैं कि लॉग में हमने जो लॉग्स रखे थे वहाँ पे कोई जो एरर है वो तो कैप्चर नहीं हो रही है। तो सबसे आसान तरीका होता है लॉग चेक करने का, जहाँ से हमें मोस्ट प्रोबेबली अपने इशू है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर लॉग्स में हमें कुछ नहीं मिलता है तो उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है डिबग करने का। तो हम कोड में 1 बाय 1 लाइन को अपनी एप्लीकेशन को रन करके डिबग करते हैं उस मोड में। ब्रेक पॉइंट्स लगा के हम पूरी एप्लीकेशन को डिबग करते हैं। तो हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसको मतलब ब्रेक पॉइंट के थ्रू हिट करते हैं, तो पता चलता है कि कहाँ तक हमारा कोड वर्किंग है और कहाँ पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइन पे एरर आ रही है। आती है टीम कोलैबोरेशन की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अकेले काम नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी टीम मतलब काम कर रही होती है, और वो सारे टीम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि जैसे लेट से एक सॉफ्टवेयर मतलब डेवलपर है, तो डेवलपर फ्रंट एंड जो डेवलपर है उनके साथ में कम्युनिकेट करेंगे, फिर टेस्टर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ में कांटेक्ट करेंगे, और जो भी डीएसएम होती है वहाँ पे हमारे स्क्रम मास्टर्स होते हैं जो ओवरऑल पूरी प्रोसेस को संभालते हैं। वो मतलब देखते रहते हैं कि कोई ब्लॉकर है तो उसको कैसे रिजोल्व करवाना है, लोगों को अगर आपको हेल्प चाहिए तो किसी टीम के साथ में कैसे कम्युनिकेट करवाना है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स यूज्ड टू बी हैपन देयर, और वहाँ पे सारी टीम एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रही होती है। आ गया मतलब डेवऑप्स या क्लाउड टीम, जब हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो अगर डिप्लॉयमेंट में कुछ इशू है तो हम उनकी हेल्प लेते हैं, कुछ क्रेडेंशियल वगैरह अकाउंट वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं आईटी के अंदर जहाँ पे अलग अलग टीम्स काम कर रही होती है। हम इसका रियल एक कोलैबोरेटिव एग्जांपल देखें तो लेट्स से मैं एक ई कॉमर्स कार्ट पे काम कर रही हूँ, तो एज ए डेवलपर लाइक आई विल बी वर्किंग ऑन द बैक एंड साइड, जहाँ पे मुझे कोड लिखना होता है। फिर जैसे फ्रंट एंड है वो उस जो यूआई हमें दिखती है यूजर्स को, उस पर काम कर रहे होंगे, टेस्ट सब पूरी एप्लीकेशन को ओवरऑल टेस्ट कर रहे होंगे, इंजीनियर सब वो एपीआई वगैरह पे काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल एक एप्लीकेशन बन के तैयार होती है बहुत सारे एफर्ट्स के बाद। जब हमारा कोड कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद बात आती है पुल रिक्वेस्ट की। पुल रिक्वेस्ट बेसिकली होता क्या है कि जब हमने कोड कंप्लीट कर लिया, अब उस कोड को हमें किसी और से रिव्यू करवाना है कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो सही है या नहीं है। तो जैसे गिट हब हो गया, तो उसमें हम मतलब अब हमारी जो भी चेंजेस है वो गिट रिपोजिटरी पे पुश करते हैं, वहाँ से फिर हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, और उस पुल रिक्वेस्ट के अंदर हम अपनी ही टीम में से एज ए रिव्यूअर ऐड करते हैं, या फिर तो दूसरी टीम में जो भी डेवलपर टीम्स होती है। तो ऐसे क्रॉस मतलब होता है जिसमें जैसे मैंने जो चेंजेस किया है वो कोई और टीम मेरे चेंजेस टेस्ट कर रही होंगी, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि कहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है हम काम कर रहे हैं उसमें पता नहीं चलता कि हमने क्या इशू किया है या क्या एरर है, जबकि जो कुछ फ्रेश आई से लोग दूसरे देखते हैं तो उनको जल्दी वो सब चीज़ें कैप्चर हो जाती है। और उसमें भी प्रॉपर हमने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोड पॉलिसीज होती है, वो सब हमने प्रॉपर फॉलो की है या नहीं की है, कोई इम्पैक्ट एरिया तो नहीं है, जो हमने चेंज किया है वो किसी और डिपेंडेंसी मतलब उस जहाँ पे भी डिपेंडेंसी है उसको इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें मतलब परफॉर्म की जाती है कोडिंग करने के बाद में। उसके बाद मतलब जैसे ही कोड हमारा एक बार अप्रूव हो जाता है रिव्यूअर्स के थ्रू कि हाँ चलो वी आर गुड, आई मीन जो भी फीचर था वो उसके अकॉर्डिंग सारा डेवलपमेंट हो गया है, उसके बाद बात आती है डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट में भी अलग अलग फेजेस होते हैं। सो जैसे होता है कि एक सब लोकल में हम डेवलप करते हैं, उसको पहले हम देव एनवायरनमेंट में पब्लिश करते हैं जहाँ पे डेवलपर्स टेस्ट कर सके बेसिकली यूआरएल से, एंड देन उसके बाद में हम स्टेजिंग सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं जहाँ पे क्यूए लोग टेस्ट करते हैं। उसके बाद बारी आती है
नॉन प्रोडक्शन, मतलब ये काइंड ऑफ एक प्रोडक्शन ही होता है बट उससे एक स्टेप पहले, ताकि सारे जो भी वैलिडेशन है वो हम पास कर सके। एंड देन नॉन प्रोड के बाद आता है प्रोडक्शन, फिर हम एक्चुअल प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जहां से आप लोग मतलब एंड यूजर को जो भी वेबसाइट है वो एक्सेस करने को मिलती है। तो इस तरीके से ये सारे फेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रूटीन में, जहाँ पे हम इस तरीके से काम कर रहे होते हैं और बहुत सारी टीम्स के साथ में कोलैबोरेशंस करते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह चलती रहती है, लाइक जो भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, अलग अलग लोगों से अलग अलग डिस्कशंस चलते रहते हैं, तब जाके एक फीचर तैयार होता है। डिप्लॉयमेंट के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मतलब जो डेवऑप्स टीम है या क्लाउड टीम है कंप्लीटली उस पर डिपेंड रहना है, क्योंकि एज अ डेवलपर भी हमें मतलब स्क्रिप्ट्स लिखनी होती है, YML फाइल्स बनानी होती है। आजकल तो CI/CD पाइपलाइन, मतलब सब लोग ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट पे मतलब फोकस करते हैं। पहले ज़्यादातर मैनुअल डिप्लॉयमेंट होता था, जहाँ से हम मतलब जो भी हमने कोड किया है उसको जस्ट पब्लिश करके कॉपी पेस्ट करके सर्वर पे रख देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ऐसा जो भी डिप्लॉयमेंट है वो प्रोसेस बाय प्रोसेस ही जाना चाहिए। कुछ भी ब्रेक हो रहा है तो वो एक पाइपलाइन होती है, उसके थ्रू ही सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, ऐसे कि जैसे कि हो गया क्यूबरनेटीज, जेंकिन्स, गिटहब एक्शंस हो गए, अजोर डेवऑप्स, अलग प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS हो गया, अजोर हो गया, GCP हो गया। ये सब प्लेटफॉर्म यूज होते हैं होस्टिंग के लिए, मतलब डिप्लॉयमेंट के लिए। इस तरीके से एक अच्छा इंजीनियर है वो हमेशा डेली सीखता रहता है कुछ ना कुछ, लाइक नए फ्रेमवर्क्स सीखते रहते हैं, नए आर्किटेक्चर सीखते रहते हैं, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, कोड को कैसे मतलब ऑप्टिमाइज करें, हमारी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो ये सब चीज़ें हम डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो आई होप अब बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो एक्चुअल में कैसे एक पर्टिकुलर डे पे हम काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती है, बहुत सारे पर्क्स होते हैं। अगर आप ऑफिस से काम कर रहे होते हो तो फन फ्राइडेज होते हैं, और ये जैसे प्लानिंग वाली मीटिंग्स होती है उससे पहले भी कुछ आइस ब्रेकर्स होते हैं, कुछ गेम्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन गेम्स, जिसमें टीम मतलब कोलैबोरेशन, टीम्स का कोलैबोरेशन बढ़ता है और एक्टिविटीज होती है। और फिर ऑफिस से काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारे मतलब पर्क्स मिलते हैं, जैसे कभी लंच ऑफिस की तरफ से हो गया, कुछ स्नैक्स पार्टी हो गई, कभी डिनर हो गया, कभी गेट टुगेदर, कभी कुछ फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। तो ये सब बहुत सारी इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ें होती रहती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो कि अपने आप में बहुत मतलब मीनिंगफुल रहती है। जो इंसान का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, अपना माइंड है वो ब्रॉड होता जाता है, क्योंकि हम जब एक्टिविटीज़ करते हैं तब हमारे सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या?